नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। यूसीसी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक, विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में चर्चा की जाएगी और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि विशेषज्ञ समिति के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। वहीं आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट को भी लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में इस बैठक में चर्चा की जाएगी और भी अन्य कई अहम मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस बैठक में बातचीत की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विशेषज्ञ निवेशक सम्मेलन के संबंध में करेंगे चर्चा और केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों के इस बैठक में जो है शामिल होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट को अंतिम रूप भी देने के लिए इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से लोगों को आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और जिससे कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से यह फ्लाइट जोन सक्रिय नहीं था, क्योंकि यहां पर करोड़ों की लागत से क्षेत्र का ट्रीटमेंट किया जा रहा था और कई वर्षों तक इस फ्लाइट जोन के शांत रहने से सभी ने राहत की सांस ली थी। मगर एक बार फिर से सड़क पर पड़ी दरारों ने लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम और सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक अभियान चलाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके लिए गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने और 100% कूड़ा उठाना की व्यवस्था जो है बनाने पर जोर दिया गया है और इस अभियान के तहत आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है ताकि देहरादून सबसे सुंदर शहरों की गिनती में आ सके। ये कूड़ा निस्तारण कूड़ा की एक रेगुलर जो है इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम इसको करवाते हैं, चाहे कुछ वार्डों में हमने एनजीओ के माध्यम से कराई हो, चाहे कुछ वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो। तो लेकिन हमारा ध्येय एक ही है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ होना चाहिए, शहर हमारा सुंदर होना चाहिए। स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहर वासियों का नारा है, वो अपना शहर जो है साफ सुथरा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हरिद्वार नगर निगम के द्वारा ललतारा पुल पर बनी अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार भी शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज हमने अपनी माटी को मुट्ठी में लेकर अपने देश के शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प लिया है। नगर निगम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि हरिद्वार नगर निगम के द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया।
मेरी माटी मेरा देश, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जोड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। आज ऐसी पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जब हम अपने उन लोगों को जिनकी कुर्बानियों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम स्वाधीन हैं, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि माटी को, अपनी माटी को मुट्ठी में बांध करके संकल्प भी लेंगे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। हरिद्वार जिला अधिकारी के निर्देशन पर जनपद में अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, मगर उसके बावजूद भी अवैध खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीती रात हरिद्वार खनन विभाग की टीम ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के लामगांट मुजाहिदपुर में अवैध खनन की जानकारी मिलने पर छापेमारी की। वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान 8 ट्रैक्टर ट्रोलियों को पकड़कर सीज किया गया है। सूचना मिली थी कि रात को 6 बजे के बाद रतमो नदी में लामगढ़ के पास अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पे मेरे द्वारा तुरंत टीम तैयार की गई और टीम को 8 बजे तक वहां पहुंचकर मौके पे एक जगह गश्त कराया गया। जैसे ही टीम वहां पहुंची तो उसी दौरान 8 ट्रैक्टर वहां पे आए, उनको धीरे धीरे सबको पकड़ कर कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर जिस तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर अन्य टीम भी कार्रवाई कर रहे हैं या अन्य डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहे हैं तो शायद किसी की हिम्मत न हो इलीगल करें। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास एक कार बरसाती नाली की चपेट में आने से बह गई थी और जिसमें कि 4 लोग सवार थे। वहीं आपको बता दें कि कार सवार एक व्यक्ति को बमुश्किल बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी पत्नी व 2 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार गहन सर्च ऑपरेशन जो है वो इलाके पर चलाया जा रहा है और इसके लिए सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से थोड़ी दूर मलबे में दबे हुए एक बालिका का शव भी बरामद कर लिया गया है। देहरादून आईजी और एसएसपी ने लांगा रोड विकास नगर में लैंडस्लाइड के जद में आए जाखंड गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि लैंडस्लाइड में जाखंड गांव के 9 मकान और 7 गौशाले जो है वो पूरी तरीके से जमींदोस्त हो गई। वहीं आपको बता दें कि 16 परिवारों के 50 लोग इन घरों में रहते थे और घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रभावित लोगों को पचता गांव के स्कूल में बनाए राहत कैंप में सुरक्षित रुकवाया गया है। वहाँ पर जो आज भूस्खलन हुआ है उसमें कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 मकान जो है 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग। विकासनगर के दूरस्थ क्षेत्र जाखंड में अचानक से जमीन धंसने और लैंडस्लाइड से 10 से ज्यादा मकान जमीनों-दोस्त हो गए। वहीं आपको बता दें कि पूरे गांव का जो खतरा है वो देखते हुए प्रशासन ने गांव को खाली करा दिया है। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव पर कुदरत का कितना बड़ा कहर बरप रहा है। वहीं आपको बता दें कि जमीन धंसने की वजह से सड़कों और मकानों में दरारें देखी जा सकती हैं।
एहतियात के तौर पर पूरे गांव को खाली करा दिया गया है। घटना में अभी भी किसी के हताहत होने की कोई फिलहाल सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन सहित वन विभाग की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी है। देखने आई थी तो 10 मकान तो पूरे ही बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी के आसपास के मकान भी खतरे की जगह हैं, तो सभी को हमने उनको यहाँ से हटा दिया है और एक जगह पे ले गए हैं। साथ ही साथ 7 गौशाला भी और कुछ पशु हानि बताई जा रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पे है, क्या कारण रही होंगे और किस तरह से अब रिहेबिलिटेशन करना है, इस पर पूरी चर्चा हो रही है। हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पर कोशिश है। दिखवाते हैं अभी, जैसे क्योंकि ये तो पूरे 10 मकान पूरे ही चले गए हैं और आगे भी अभी असेस करना पड़ेगा कि कितना डैमेज और हो सकता है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है घरों में दरारें आ रही हैं और जमीन धसक रही है, जिसके कारण इस गांव को जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से खाली करा दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार लोगों को राहत सामग्री के साथ साथ उनके रहने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन यह जो संकट है वो लगातार बना हुआ है और लगातार बारिश भी जो है वो क्षेत्र में हो रही है और जिसे लेकर प्रशासन के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस गांव के हालात इतने बद से बदतर हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और जो घर है वो धसक रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जान और माल दोनों को कितना बड़ा खतरा है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन भी अलर्ट है और उन्हें राहत सामग्री भी जो है प्रदान की जा रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो है लोगों की जान और माल पर खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। चलिए अब सीधा रुक करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सहकारिता विभाग के मंत्री के नाते लगातार सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकार भारती, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत सार्वजनिक तरीके से गागर में सागर भरने का काम किया है, आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ ठाकुर जी, निदेशक मिलेनियम इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन डॉक्टर उदय कपरू जी, श्रीमती उपासना जी और जिनके कारण से आज जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है, ऐसे श्री अमरनाथ जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षण संस्थानों से आए हुए सभी शिक्षकगण और बड़ी संख्या में मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सहकार भारती सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाई एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो सहकार भारती द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर सहकारिता तपस्वी सहकार भारती के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से सहकार भारती का ये काम आज पूरे देश के अंदर अनेकों स्थानों पर
खड़ा हो गया। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सहकार भारती के सभी इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने एक मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता को बढ़ाने में, सहकारिता को आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा अभी दीनानाथ जी कह रहे थे कि बिना संस्कार नहीं सहकार, यानी कि संस्कार से ही सहकार आगे बढ़ेगा। अपनी स्थापना से ही सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन को, राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है और हमेशा अपने कार्यों से यह प्रयास किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। यानी कि जो पंडित दीनदयाल जी ने बहुत पहले अंत्योदय का सिद्धांत हमारे सामने रखा, अंत्योदय का विचार कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सरकारें पहुंचनी चाहिए, सहकारिता पहुंचनी चाहिए, सहकार पहुंचना चाहिए। और हमारी पार्टी भी लगातार इस विचारधारा अर्थात अंत्योदय पर ही रही है। और मेरा यह भी मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अंत्योदय के बिना, मतलब अंत्योदय सहकारिता के बिना शून्य है। यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक हमारी पहुंच न पहुंच पाए तो मैं समझता हूं कि उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में आज से नहीं बरसों बरसों से चली आई है और इसमें स्पर्धा की जगह सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता ये किसी पर उपकार नहीं है बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, सबको खड़ा करने का, उत्थान का, उन्नयन का ये कार्य है। आज जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए आज सहकारिता का जो महत्व है वह और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाने का निर्णय किया, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और पहले मंत्री के रूप में हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यह काम दिया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से नीतिगत ढांचा इसका प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए भी कारोबार में जो सुगमता है, जो आसानी है, जो सरलीकरण की प्रक्रिया है और आसानी से जिसमें सबकी पहुंच बन सके, उन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में भी अनेकों कार्य कर रहा है, अनेकों प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता विभाग व उससे संबंधित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, बल्कि ग्रामीण और जो निर्बल वर्ग हैं, निर्धन हैं, उन सबको सशक्त बनाते हुए उनके जीवन स्तर को भी उन्नत करना है। यानी कि उनके जीवन को भी आगे बढ़ाना है, उनके जीवन में भी एक नयापन लाना है, उनको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करना भी है। भाइयों बहनों, सहकार भारती सहकारिता और सहकारी समितियों का एकमात्र जो हमारा अखिल भारतीय संगठन है, जो पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और अपने मिशन के अनुसरण में सहकार भारती
आत्मनिर्भर सहकारी संस्थानों के निर्माण के लिए, जनता को सशक्त बनाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रहा है। लगातार बिना थके, बिना रुके, एक साधक के रूप में अभी हम लोग दीनानाथ जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने जिस भाव से अपनी बात रखी और मुझे भी कह रहे थे कि आपके यहाँ पर जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, उत्तराखंड में जिस प्रकार का काम हो सकता है, वो वास्तव में उन्होंने एक कल्पना यहाँ के लिए रखी है और हमारा भी प्रयास होगा कि उसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं भारत सरकार में एक दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से भेंट करने गया था, तो बिजली की वहां पर हमने कुछ डिमांड करी। तो जब बिजली की डिमांड कर रहे थे तो क्योंकि मंत्रालय की भी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके भी अपने प्रावधान होते हैं, उस प्रावधानों के तहत वो मुझसे कह रहे थे कि हम इतना कर सकते हैं, इतनी बिजली आपको दे सकते हैं, इतनी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने ठीक आपकी जो बात आपने अभी मुझसे कही, मैंने यही बात माननीय मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से कही कि मैंने कहा एक राज्य ऐसा हो सकता है, आप हमको 400 मेगावाट बिजली दे दीजिए और आप 400 मेगावाट बिजली दे देंगे तो आपको कम से कम एक राज्य की तरफ से निश्चिंता हो जाएगी कि अब बिजली की फिलहाल इस सीजन में उनके यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है और आपके लिए मॉडल बन जाएगा। तो माननीय मंत्री जी की बात बिल्कुल एकदम से समझ में आई। उन्होंने कहा जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैसा ही कर दीजिए। तो मैं इस संबंध में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो हमारे माननीय मंत्री धन सिंह जी के साथ आपने बहुत पहले से आप इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं, उनको हम सरकारी रूप से प्राथमिकता से देंगे। इसके साथ ही अपने अनुषंगिक प्रकोष्ठ गंगा सहकार ग्राम के तहत भी प्राकृतिक खेती, औषधि एवं पौधारोपण आदि कार्यों को भी आपके माध्यम से लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कर रही है। हमारी सरकार लगातार इस पर कराया जा रहा है। इसमें हमने एक जो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी जिस योजना के बारे में लोग चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री घसियाड़ी योजना, इसके अंतर्गत पशुपालकों को जो पशुपालन के क्षेत्र में साइलेज उपलब्ध कराने का काम हो रहा है और राज्य भी इसको एक मॉडल के रूप में हमारी बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्यों में करना चाहते हैं। उसके बारे में भी लगातार पूछते हैं। अभी नेपाल के लोग आए थे, नेपाल के लोगों को जब हमने इसका प्रेजेंटेशन दिखाया तो बहुत प्रभावित हुए। नेपाल का एक प्रतिनिधि मंडल अभी पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ भ्रमण करता हुआ उत्तराखंड भी आया था। जब हमने मुख्यमंत्री घसियाड़ी योजना के बारे में उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये योजना हम नेपाल में भी लागू करेंगे। उसके बारे में जो आपका कैसे कैसे योजना लागू की है, किस प्रकार से किसानों से आपने मक्के का उत्पादन अन्य प्रकार का जिससे साइलेज उत्पन्न हो वो कैसे कैसे किया है, तो सब डिटेल से उनको बताया कि सरकार ने इसको पहले लोगों को जो है गन्ना मक्का लगाने के लिए और अन्य जो कृषि के काम होते हैं उनको करने के लिए, उत्पादन के लिए पहले अपनी तरफ से ही सहायता करी और उसी सहायता के फलस्वरूप उनका साइलेज उत्पन्न हुआ, फिर उसको खरीदा, यानी कि जो उन्होंने उत्पादन किया उसको विस्तार से बताया तो बाकी प्रभावित होकर गए। देश भर में जो बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत हुई है उसकी उत्तराखंड में भी हमने शुरुआत की है और सभी जो 670 समितियां हैं उन सभी का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।